हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी, बिकॉज एज आई डू काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो स्टूडेंट्स के लिए जो वन ऑन वन मुझसे बात करना चाहते हैं। तो प्रॉक्सी ज्ञान वेबसाइट पे आपको लिंक मिलेगा बुक करने के लिए। तो बहुत से क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉमन होते हैं बहुत से स्टूडेंट्स के, तो अब मैंने सोचा उस पर एक एक करके हम कभी वीडियो ले आएंगे, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स से रिलेट कर पाते हैं। और अब जब प्रीलिम्स को बहुत कम समय बचा है, तो स्टूडेंट्स के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से रिलेट ना होके स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड है, उनकी एंजाइटी, उनके स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो मुझे लगा मुझे इसी पे बात करनी चाहिए, और इन कॉन्टेक्स्ट विद रिविजन, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। कुछ लोग तो पैनिक कर रहे हैं कि मैम ऐसा लग रहा है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये अटेम्प्ट का मतलब फॉर्म तो भरा है यूपीएससी का, बट एग्जाम दें या ना दें। तो इस पे मैं बातचीत आपसे आज करूंगी, एंड इट विल बी शॉर्ट क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी। उससे पहले मैं बता दूं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझसे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने एमसीक्यू सीरीज भी शुरू की है, जो कि मैं प्रॉक्सी ज्ञान पे भी लेके आऊंगी, बट द क्वेश्चंस विल डिफर। तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करो उतने कम है। आप मुझे वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज जो है ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम पूरा प्लान लेके चलते हैं, पूरे साल का प्लान लेके चलते हैं, हर कोई स्ट्रैटेजी पे बात करता है, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी पढ़ लें, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली यूपीएससी के बारे में या स्टेट एग्जाम्स के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बट कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप बैंकिंग दे रहे हैं, आप एसएससी दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी रिवीजन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हमेशा सेम रहती है। सो रिवीजन के क्या बेनिफिट्स हैं? अगर आप शुरू से रिवाइज कर रहे हैं, तो ये जो लास्ट मिनट एंजाइटी होती है ना, लास्ट मिनट स्ट्रेस होता है कि हमें कुछ नहीं पड़ा, ये चीज़ आपको कभी भी फील नहीं होती। रिकॉलिंग, आप बहुत इजीली कोई चीज़ रिकॉल कर पाते हैं। देखिए, जो जजमेंट डे है, जजमेंट डे जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं, उस दिन आपको सब याद आना चाहिए ना। आपने जितना भी पढ़ा हो, फाइनल डे पे आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। अब अगर आप रिवीजन ठीक से करते हैं, तो आपका एग्जाम परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ड्यूरिंग रिवीजन ध्यान देना चाहिए, और उस तरीके से अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो एसेस करना चाहिए। ये तो ओवरऑल रिवीजन की बात हो गई। अब जैसे टाइम कम बचा है, तो डूज एंड डोंट्स की मैं बात करूंगी। आई विल कम टू दिस रिवीजन टेक्निक ऑल्सो, बट फिलहाल 1 मंथ जो अभी 2023 को देने जा रहे हैं, कोई भी नई चीज मत पढ़ना। तो ये डोंट में आएगी कि आप कुछ जो पढ़ रखा है, अब किसी नए कॉन्सेप्ट में अगर आप उलझोगे ना, क्योंकि यूजुअली अगर आपको याद हो, जब हम स्कूल के एग्जाम्स, कॉलेज के एग्जाम्स भी देते थे, तो सुबह जल्दी एग्जाम सेंटर के बाहर चले जाते थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे पढ़ रहे हैं, और आप सडनली जाके देखेंगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आप पैनिक कर जाएंगे। तो ये चीज़ आप मत करना। कुछ नया, कोई और नया पढ़ रहा है, कोई फ्रेंड को कॉल किया, अरे भाई तूने ये पढ़ा, तो आप परेशान हो जाएंगे। डोंट डू दैट। जो पढ़ा है, अभी तक आप सफिशिएंट पढ़ाई कर चुके हैं, अपने आप पे विश्वास रखिए, उसी को रिवाइज कीजिए। दैट विल बी द बेस्ट थिंग। ये एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। अदरवाइज जब आप अब 2024, पहले तो मैं चाहती हूँ कि आपका 2023 वाला प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, लेकिन जो बच्चे 24 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए रिविजन शुरू से ऐसा होना चाहिए कि आप जो एक चीज़ पढ़ा आपने आज जो पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, ऑनलाइन वीडियो में पढ़ा, शाम को एक बार उसको रिवाइज कर लो। रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट रीड आउट। ओके, फिर 1 हफ्ते के बाद उसको ज़रूर रिवाइज करो, और फिर 1 महीने के बाद वो आपके दिमाग में ऐसे प्रिंट हो जाएगा ना, कभी नहीं भूलेगा। ओके, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हम सबकी रिटेंशन पावर अलग है। किसी की ज़्यादा होती है, कोई फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह होता है, एक बार पढ़ लिया याद रहेगा, ऐसे लोग भी हैं। और कईयों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। रिटेन कॉन्सेप्ट शायद अच्छे हों, लेकिन उनको रिटेन रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं सेकेंड कैटेगरी में आती हूँ। मेरा फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। इसलिए कॉन्टिन्यूसली ये जो 1+1+1 बताया मैंने, इस तरीके से आपको चलना है। अब जब पेपर सर पे है, तो ऑब्वियसली ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, दिस वोंट वर्क। तो अब आपको रिवीजन कैसे करनी है? तो जैसे एक स्टेप मैंने बताया, डोंट रिवाइज और पिक अप एनीथिंग न्यू। कोई भी नई चीज आप नहीं पकड़ेंगे, और रिवर्स इंजीनियरिंग से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग? यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने खारिज की ना कि नहीं पढ़ना है, ये यहाँ पे कवर हो जाएगी। रिवर्स इंजीनियरिंग में आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।
है ना। कोई भी आप एमसीक्यू देखिए जो आपने शायद ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, या कोई एक नया सेक्शनल पेपर लेके आइए, उसमें अगर कोई टॉपिक है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, तो इन केस आपका कुछ छूट भी गया है तो वो वहां कवर हो जाएगा, राइट। सो रिवर्स इंजीनियरिंग इज द बेस्ट वे टू रीड। हाउ, आई विल लेट यू नो। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट का, एग्रीकल्चर का। What is are the advantage or advantages of zero tillage in agriculture? यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग से कैसे पढ़ा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें 3 ऑप्शन है। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सेपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। थर्ड स्टेटमेंट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। सो लेट्स सपोज कि आपको ये सवाल नहीं आता, आपको जीरो टिलेज के बारे में नहीं पता, तो अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप एक एक चीज देखेंगे जल्दी से, चाहे गूगल ही सर्च करेंगे ना आपको आ जाएगा, आपको कहीं बुक्स खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए जीरो टिलेज फार्मिंग क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लूप होल्स हैं। फिर अगला शब्द यहाँ पे यूज हुआ था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो इस चीज का अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को गूगल कीजिए, उसका आंसर देखिए, तो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये आपका छूट गया था पढ़ाई करते हुए, क्योंकि वैसे भी मैंने देखा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी लोग बोलते हैं 15 दिन में कवर कर लेंगे। 15 दिन में कवर होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको सेकेंडरी प्रायोरिटी में लोग लेके चलते हैं। बट ये जो 3 टॉपिक्स है ना आपके, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक एंड आर्ट एंड कल्चर, लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं, बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं, इनको 15-15 दिन का टाइम देते हैं। लेट मी टेल यू, इतना हल्के में लेंगे कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। सो पढ़िए। एनीवे, अभी मैं आपको डरा नहीं रही, बट दिस इज द ट्रूथ। तो इस तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ। Which of the following can be the consequences of marine heat waves? वैसे उसके तीनों ये जो स्टेटमेंट्स हैं ठीक है। Now, which of the following can be the consequences of marine heat waves? Coral bleaching, seagrass destruction, loss of kelp forest, deoxygenation. अब marine heat wave से क्या होता है? And suppose again आपको लगता है कि देखो एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। एलिमिनेशन क्या है यहाँ पे, तो आंसर के लिए बता दो, सारे टर्म्स जो हैं वो ठीक है। नाउ आपको यहाँ पे बहुत से टर्म्स अगर नहीं आती तो आप उनको अगेन सर्च कीजिए। तो कैसे सर्च करेंगे? कोरल्स क्या होते हैं, कोल्ड वाटर वार्म वाटर कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कोरल ब्लीचिंग कहा जा रहा है तो वो कोरल ब्लीचिंग क्या है। और अभी एक नया इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जहाँ पे कोरल ब्लीचिंग की भी बात हुई थी, इस पे मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, वेरोनिका कोरल ब्लीचिंग करके अगर गूगल पे सर्च करेंगे। सो ये आपके टर्म्स क्लियर होंगे। सी ग्रास, केल्प फॉरेस्ट क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेशन क्या होती है, एसिडिफिकेशन क्या होती है। तो इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कोरल ब्लीचिंग पे होगा, ब्लीचिंग पे होगा, एसिडिफिकेशन पे होगा, डीऑक्सीजनेशन पे होगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो तभी मैंने कहा नई चीज से डरना नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जब आप ये टेस्ट सीरीज देखते हैं, एक्सपर्ट्स ने बनाई होती हैं टेस्ट सीरीज, राइट, तो उन्होंने साल में क्या इंपॉर्टेंट रहा है वो सोच के टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो इनकेस आपका कुछ छूट गया है तो आप उसको वहाँ पे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारे स्टेटमेंट्स ठीक हैं। बाकी यहाँ पे मैं अभी टर्म्स में नहीं जाऊँगी, विल ब्रिंग डिफरेंट लेक्चर्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के। अब डेली हम लेक्चर्स लेके आएंगे आपके बेसिक्स से, लेकिन अभी फिलहाल मैं MCQs की एक सीरीज शुरू कर रही हूँ यहीं पे प्रॉक्सी ज्ञान पे, तो उसको जरूर फॉलो करना 4-5। तो रिवर्स इंजीनियरिंग से एटलीस्ट आप जब तक आपका पेपर आता तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आई होप रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब आपको यहाँ पे समझ आया होगा। एक चीज और मैं बताऊंगी, तो ये तो मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए फिलहाल 1 महीने पहले, क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया। बट एक चीज है, CSAT, इसको मत भूल जाना। आई नो सो मैनी पीपल, सो मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जिनका GS स्ट्रॉन्ग रहता है, CSAT को हल्के में लेते हैं, पासिंग मार्क्स भी नहीं ले आ पाते। तो CSAT में बहुत मेहनत नहीं है, आपको पास करना है। तो पास करने के चक्कर में इसको लोग हल्का ले लेते हैं और फिर उनके वो 33% मार्क्स भी नहीं आते कि वो पास कर पाए। तो अगर आपका CSAT वीक है तो डेली रात को 2 घंटे CSAT को दें जब तक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है।
और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस वहाँ पे देख लिए, जो वीक एरियाज हैं आपके उनको कवर कीजिए। मैथमेटिकल क्वेश्चन देखो, कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि कई बार गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो जो टू द पॉइंट आंसर आपको पता चले, रीजनिंग हो गई या जिस तरह के भी क्वेश्चन CSAT में आते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए डेली भी। आप 2 घंटे रात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगता है और हमको नींद नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, मैम वी आर फीलिंग स्लीपी, व्हाट शुड वी डू? व्हेनेवर यू आर फीलिंग स्लीपी एंड यू वांट टू स्टडी, सॉल्व CSAT। ठीक है, CSAT मैथ्स जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको सॉल्व करो तो आपको नींद नहीं आएगी। सो ये चीज़ करो। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम, अपना बेस्ट दीजिए, आई एम श्योर आपका क्लियर होगा। सो ज़्यादा परेशान, एनजाइटी लेने की, अभी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। बाकी प्रॉक्सी ज्ञान इज़ माई चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आई विल कीप ब्रिंगिंग गुड स्टफ फॉर यू हियर नाउ। थैंक यू सो मच।